आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी विज्ञान। आनुवंशिकी विज्ञान, इसको अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहेंगे। अब आनुवंशिकी विज्ञान क्या है? जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, और इसी में हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। तो जूलॉजी में हम बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ये जूलॉजी शाखा है, और इसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की ही एक शाखा है, और इसमें हम जेनेटिक्स में हम वंशागति और तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक शाखा है, और इसमें हम लोग वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। क्या है इसका मतलब, यहाँ समझते हैं। जैसे माता पिता के लक्षण, फादर मदर के लक्षण संतानों में पहुँचते हैं। फादर और मदर के लक्षण संतान, चाहे वो डॉटर हो चाहे सन, इसमें माता का भी लक्षण पहुँचेगा, पिता का भी लक्षण पहुँचेगा। और कुछ ऐसा भी लक्षण होगा जो इसका इंडिविजुअल होगा, खुद का होगा, जो न तो इसके किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेगा। जो लक्षण इसका माता पिता जैसा होगा वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाएगा। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण किसको कहेंगे? जो इसके पेरेंट में भी होगा और डॉटर और सन में भी होगा, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टर। इनहेरिटेंस कैरेक्टर मतलब लक्षण, इनहेरिटेंस मतलब आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर इसके भी बच्चे होंगे और इसके लक्षण उसमें जाएंगे तो लक्षण आनुवंशिक लक्षण होगा, इनहेरिटेंस कैरेक्टर। और जो लक्षण इसका इससे भिन्न है, मैच नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे विभिन्नताएं। तो विभिन्नताओं को अंग्रेजी में वेरिएशन कहते हैं। तो कुल मिला के दो चीजों के बारे में पढ़ना है। पेरेंट का कोई लक्षण डॉटर या सन में आ गया तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस कैरेक्टर। इनहेरिटेंस कैरेक्टर का मतलब आनुवंशिक लक्षण। और यह माता पिता से किसमें चला गया? उसके संतानों में, तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, वंशागति। वंशागति का मतलब हो गया कि एक जनरेशन से लक्षण दूसरे जनरेशन में चला गया, माता पिता के लक्षण। तो जो लक्षण इसमें आए हैं उन लक्षणों को हम बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण। और जो लक्षण इसके और इसके भिन्न है, मतलब ये लक्षण, ऐसे लक्षण जो इससे मैच नहीं कर रहे हैं, उनको हम वेरिएशन बोलेंगे। तो आनुवंशिकी विज्ञान में, जेनेटिक्स में जो लक्षण जाते हैं वो इनहेरिटेंस कहलाते हैं, और जो लक्षण भिन्न होते हैं उनको वेरिएशन कहते हैं। और हम इन दोनों का अध्ययन किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में। जो लक्षण गए उनको इनहेरिटेंस, और जो भिन्नताएं उनको वेरिएशन कहेंगे। इन दोनों का अध्ययन। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग, ये जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग विलियम बेटसन, ये वैज्ञानिक का नाम है बेटसन, ब्रिटिश वैज्ञानिक, इंग्लिश वैज्ञानिक, इन्होंने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो ये बहुत फेमस नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया। अब जेनेटिक्स को 3 हिस्से में पढ़ा जाता है। एरिया ऑफ जेनेटिक्स का मतलब जेनेटिक्स के क्षेत्र। जेनेटिक्स 3 भागों में पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स के 3 भाग हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और तीसरा है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। हिंदी इसकी जानने की जरूरत नहीं है, इसी में आंसर मिल जाएगा। हम केवल यही पढ़ेंगे। ये सब तो पूछे क्लास में पढ़ा जाता है, फिर ये पढ़ा जाएगा थोड़ा थोड़ा। क्लासिकल जेनेटिक्स को मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब, जेनेटिक्स में अगर हम मेंडल्स के नियमों को पढ़ेंगे, मेंडल ने आनुवंशिकी, मैं जेनेटिक्स बार बार बोल रहा हूँ, जेनेटिक्स का मतलब क्या है? माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, आनुवंशिक लक्षण जो नहीं पहुंचते उनको वेरिएशन। तो कैसे लक्षण पहुंचे,
कौन कौन से लक्षण पहुंचते हैं, जो लक्षण नहीं है इन सब की स्टडी करनी है तो हम उसको जेनेटिक्स बोलेंगे। जेनेटिक्स के 3 क्षेत्र हो गए। मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, मेंडल के नियम से जानेंगे। उसमें हम प्लांट का भी एग्जाम्पल लेंगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता में सिर्फ ह्यूमन है, पौधे के लक्षण अगर उससे बनने वाले पौधे में जाएंगे तो भी आनुवंशिक लक्षण होगा। ये जीवों के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं, सारे जीवों के लिए। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल के नियमों को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा जीन क्या है। जीन इसको बोलेंगे एलील। एलील पढ़ेंगे, पहले पढ़ना जरूरी है। एलील पढ़ेंगे, इसको होमोजाइगस पढ़ेंगे, इसको हेट्रोजाइगस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, फिर गैमेट्स क्या होता है, और भी चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जीन को समझते हैं। जीन क्या है, बहुत सिंपल है। अगर जीन डीएनए का भाग है, और डीएनए किससे बनता था, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर, न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है वही जीन कहलाता है। जीन को अलग से भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ उसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये डीएनए है, तो इसमें अब डीएनए है तो हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, एक जो डीएनए है, एक डीएनए वो एक आरएनए और एक प्रोटीन भी बना सकता है, और एक डीएनए एक से ज़्यादा आरएनए, मतलब ये डीएनए ये अपना आरएनए बना लिया और फिर इस आरएनए ने प्रोटीन बना लिया। डीएनए का ये हिस्सा इसने आरएनए बना लिया और फिर इसने दूसरा प्रोटीन बना लिया, तीसरा हिस्सा इसने आरएनए बना लिया। कुल मिला के अगर ये 3 बनने वाली जो प्रोटीन है वो अलग अलग है तो फिर ये डीएनए के ये जो हिस्से हैं यही जीन कहलाएंगे। फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर डीएनए का ये हिस्सा एक प्रोटीन बना दिया, मान लीजिए प्रोटीन 1 है, डीएनए का ये हिस्सा प्रोटीन 2 बना दिया, ये प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2 एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फिर ये दोनों डीएनए के ये खंड इस खंड से जिससे प्रोटीन 1 बना और जिससे प्रोटीन 2 बना, अब ये 2 खंड आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, जीन कहलाएंगे। यानी कि डीएनए में छोटे छोटे खंड होते हैं जो अपना अपना प्रोटीन बनाते हैं। फाइनली उससे जो प्रोटीन बनता है, इससे प्रोटीन बना, इससे प्रोटीन बना, इससे प्रोटीन, तो यही जो खंड है वो जीन कहलाएंगे। मेंडल ने जीन की जगह फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि मेंडल को जीन के बारे में ज्ञान नहीं था। जीन की खोज 1900 के आसपास हुई और मेंडल का प्रयोग 1850-57 के आसपास है। तो यह 60-62 होगा, 1800। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पहले है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, और जीन की खोज उसके बाद हुई है। फिर से समझ लेते हैं जीन क्या है। डीएनए का एक भाग है जो अपना प्रोटीन बनाता है। एक डीएनए में एक से ज़्यादा जीन हो सकते हैं और वो सब अलग अलग अपना अपना प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन बनाएंगे। अब फैक्टर या जीन एक ही चीज़ है। अब एक चीज़ समझते हैं हम लोग यहाँ से, एलील क्या है। एलील समझने के लिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ये केंद्रक है या कोशिका है, तो इसके अंदर गुणसूत्र होता है। ये मैं गुणसूत्र बना रहा हूँ, एक जोड़ा ऐसे। तो अगर हम मटर का पौधा ले लें, तो मटर के पौधे के प्रत्येक सेल में, ये कोशिका है, तो उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं। और 14 गुणसूत्र में गुणसूत्र जोड़े में बनाया गया है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, फोटोकॉपी है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे। तो ये दोनों जो गुणसूत्र एक जैसा होगा वो होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाएगा। ये दोनों होमोलोगस होंगे, ये दोनों होमोलोगस, ये सब होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो वो जोड़े में पाए जाएंगे, इसलिए 7 जोड़ा गुणसूत्र पाया जा रहा है। अब मैं एक जोड़ा इसमें से गुणसूत्र ले लूँ, कोई भी एक जोड़ा, मान लीजिए हम लोगों ने एक गुणसूत्र एक जोड़ा ले लिया, कोई एक जोड़ा। अब ये दोनों गुणसूत्र बिल्कुल फोटोकॉपी है। जैसे अगर मान लो ये गुणसूत्र है, तो इस पे क्या पाया जाएगा, जीन पाया जाएगा। गुणसूत्र या डीएनए एक ही चीज़ है। अब इसमें मान लीजिए कई जीन हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जीन ए है तो यहाँ पे जीन ए ही हो, यहाँ पे जीन बी है तो यहाँ पे भी जीन बी होगा।
ऐसा नहीं होगा कि बी जीन यहाँ होगा। फोटोकॉपी का मतलब जो चीज पे जहां पे जो चीज का मतलब यहाँ पे जीन, जो जीन यहाँ पे है ठीक वही जीन उसी पोजीशन पे होगा। यानी कि इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे सेम जीन सेम लोकेशन, लोकेशन या पोजीशन, स्थिति, पोजीशन। अगर मान लो यहाँ पे कोई जीन डी है तो वही जीन उसी जगह पे इसमें भी होगा, तभी तो फोटोकॉपी होगा। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मैं एक गुणसूत्र इसमें से लूं और इसमें से कोई एक जीन ले ले, इसमें से कोई एक जीन, तो इसका होमोलोगस वाले क्रोमोसोम पे भी वही जीन उसी जगह पे होगा। अगर हम इसमें से डी जीन लें तो इसके इस गुणसूत्र में जो डी जीन है जिस जगह पे है ठीक उसी जगह पे इस गुणसूत्र में भी वही जीन होगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए। अंतर बस क्या है इन दोनों में बताता हूं। अंतर ये है कि ये दोनों गुणसूत्र हैं बिल्कुल फोटोकॉपी एक दूसरे के। अगर यहाँ पे जीन ए है, जीन का नाम ए रख दिया गया है, तो यहाँ पे जीन निश्चित तौर पे ए होगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए है जीन, इधर इस वाले पे इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें। तो 1 वाले पे अगर कैपिटल ए है तो 2 वाले पे भी कैपिटल ए हो सकता है। 1 वाले पे कैपिटल ए, 2 वाले पे भी कैपिटल ए। 1 वाले पे कैपिटल ए, 2 वाले पे स्मॉल ए। 1 वाले पे स्मॉल ए, 2 वाले पे कैपिटल ए। 1 वाले पे स्मॉल ए, 2 वाले पे भी स्मॉल ए। यही हमारे पास 4 स्थिति बनेगी। यानी कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे अगर कोई जीन है, कोई भी जीन है, तो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी वही जीन होगा। सिचुएशन ये हो सकती है, अगर मान लीजिए कहीं जीन बी है तो दूसरे वाले पे या तो बी होगा, इस पे कैपिटल बी होगा तो इस पे स्मॉल बी हो सकता है, इस पे स्मॉल बी, इस पे कैपिटल बी, इस पे स्मॉल बी, यही 4 सिचुएशन बनेगी। इसका मतलब ये है कि एक गुणसूत्र पे अगर ये जीन है तो उसके होमोलोगस पे ये वाला जीन हो सकता है। तो ये 4 जो है वो पेयर बन सकता है, 4 तरह का, 4 नहीं 4 तरह का। यानी कि कैपिटल बी भी मिल सकता है, कैपिटल बी के साथ स्मॉल भी मिल सकता है, स्मॉल बी के साथ कैपिटल भी मिल सकता है, स्मॉल बी। अब ये अब समझना है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब इन दोनों को हम जीन ना कह के क्या बोलेंगे, एलील। इन्हीं दोनों को हम एलील बोलेंगे। और ये एलील किसके हैं, जीन बी के। ध्यान से समझिए पहले, जीन बी का ये दोनों एलील है, जीन बी का ये भी एलील है, जीन बी का ये भी एलील है, जीन बी का, क्योंकि सब बी ही है तो सब जीन बी के एलील है। ये सब जीन बी के एलील है। इसमें से कोई एक स्थिति किसी गुणसूत्र में मिल सकती है। अगर यहाँ पे हम कोई जीन ई ले लें तो हम बोलेंगे उसको ई। अब वो कैपिटल ए ई है कि स्मॉल ई है, इसे समझने के लिए नहीं है, बस हमको ये बस देखना है कैपिटल ई एक गुणसूत्र में, दूसरे वाले में भी कैपिटल ई, इस पे कैपिटल ई, इस पे स्मॉल ई, इस पे स्मॉल ई, इस पे कैपिटल ई, दोनों स्मॉल ई। तो ये सब तो कैपिटल, ये सभी क्या है जीन, ये सभी जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं ये सभी जीन ई के एलील हैं। तो एलील किसको बोलेंगे, एक ही जीन ई के एक जोड़े रूप बोला जा रहा है। जीन ई के ये और ये दोनों रूप, मैं रूप बोल रहा हूं, अंग्रेजी में फॉर्म बोल सकते हैं। जीन ई के 2 रूप, ये हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। तो ये कोई एक आप लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, जीन ई का एलील, जीन ई का एलील, जीन ई का एलील, जीन ई का एलील। जीन बी का ABCD जीन माना ही जाता है, जीन बी का एलील, जीन बी का एलील, जीन बी का एलील, जीन ए का एलील। तो एलील किसको बोलेंगे, जीन एक ही जीन के 2 रूप। ये ए जीन के 2 रूप है, ये भी तो ए जीन के 2 रूप है। तो रूप कितने इससे मतलब नहीं है, सारे के सारे रूप क्या कहलाएंगे, एलील। और किसके, जीन ए के, जीन बी के, जीन ई के। तो एक ही जीन के 2 एलील क्यों होते हैं, क्योंकि जीन एक कोई जो होगा वो इस पे भी होगा तो उस पे भी होगा, और इस पे किस रूप में है, इसमें किस रूप में, इससे मतलब नहीं है। तो वो एक ही जीन, लेकिन उसके रूप 2 हो सकते हैं, दोनों कैपिटल, दोनों स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। जीन ए के 2 रूप हो सकते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये जीन ए के क्या है, 2 रूप है सभी। तो जीन ए के सभी क्या कहलाएंगे, एलील्स।
इसको मैं जानबूझ के देर से बता रहा हूँ ताकि इसी से सारा खेल है, समझना। तो जीन एलील क्या हो गया, एक ही जीन के दो एलील। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बहुत आसान है। दोनों एलील अगर कैपिटल फॉर्म में है तो होमोजाइगस, दोनों एलील अगर स्मॉल फॉर्म में है। अब होमोजाइगस एलील होता है, होमोजाइगस एलील किसको बोलेंगे, ऐसा एलील जिसके दोनों या तो स्मॉल हो, सेम हो, दोनों स्मॉल हो या दोनों कैपिटल, तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। ये दोनों क्या होगा, हेटेरोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील किसको बोलेंगे, ये वाली सिचुएशन होमोजाइगस एलील है, ये वाली सिचुएशन होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस एलील है, ये होमोजाइगस एलील है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। जब एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो उसको हेटेरोजाइगस एलील कहेंगे। अब इसको समझते हैं। ये मटर का एक कोशिका लिया गया सेल और उसमें 14 गुणसूत्र है। अब ये दोनों एक जोड़े गुणसूत्र हैं। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मियोसिस। अब मैं मियोसिस क्यों करा रहा हूं अभी बताऊंगा एक चीज। इसमें अगर हम मियोसिस कराएं, इस कोशिका में मियोसिस कराएं, इस कोशिका में अगर हम मियोसिस कराएंगे तो इससे पहले पढ़े हम लोग कि दो कोशिका बनेगी मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस फर्स्ट से जो दो कोशिका बनेगी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गुणसूत्रों की संख्या दोनों में कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। 14 गुणसूत्र इसमें है तो इसमें 7 गुणसूत्र, इसमें 7 गुणसूत्र। ये कैसे हो गया भाई, हम लोगों ने पढ़ा है ना कहीं कि एक कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो उसमें जब मियोसिस कराते थे तो कितनी कोशिका बनती थी, 2, और इसमें गुणसूत्र 23, इसमें भी 23। तो ये कैसे होता था, अब ये हुआ कैसे है, यहाँ की चीज यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। अब ये हमारे पास 14 गुणसूत्र हैं, तो जब इस कोशिका में मियोसिस होगा, ये 2 में बटेगी, तो हर जोड़े से इस जोड़े से एक गुणसूत्र यहाँ है। इस जोड़े का अगर इसको हम गुणसूत्र ए मान लें, इसको भी ए मान लें, तो एक ए यहाँ पे है तो दूसरा ए इसमें से यहाँ पे है, इस कोशिका में होगा। इसको बी मान लें, इसको बी मान लें, तो एक बी यहाँ, एक बी यहाँ है, समझने के लिए। तो इसमें से जोड़े का एक गुणसूत्र इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, कोई भी जा सकता है इसमें से, इससे मतलब नहीं है। इसमें से जोड़े का एक इसमें आ गया तो सब में से एक एक निकल के आएगा, सातों में से, और बाकी जो एक एक बचेगा उसमें चला जाएगा। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या अब आधी होगी, 7-7 हो गया। अब दूसरी बार विभाजन होता है तो इसमें कुछ नहीं होगा। अब माइटोसिस जैसा होगा, ये वाला विभाजन हम लोगों ने पढ़ा कि ये माइटोसिस जैसा होता है। तो यह गुणसूत्र 2 में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। ये गुणसूत्र तो वास्तव में ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये गुणसूत्र बिंदु जब बढ़ जाएगा तो 1-2 गुणसूत्र हो जाएगा। यही एक जो गुणसूत्र है वो कितने गुणसूत्र बढ़ जाएगा, 2, तो एक इसमें आ जाएगा और यही एक गुणसूत्र इसमें आ जाएगा। तो यही 1 से 2 हो जाएगा। यही एक गुणसूत्र ऐसे है तो एक इधर 2 में बढ़ जाएगा, तो 1 से 1 इसमें और इसी का 1 इसमें आ जाएगा, इसमें से 1 इसमें, तो 7 में से 7 इसमें और 7 इसमें। ये माइटोसिस है। अब ये जो चारों सेल बने हैं, सेल है ये सब, इन्हीं सेल को हम क्या कहेंगे, गैमेट्स। गैमेट्स किसे कहते हैं इसको समझना है। जब कोई डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल का मतलब जिसमें गुणसूत्र पेयर में हो। अब ये डिप्लॉयड है और इसमें मियोसिस करा देंगे किसी भी डिप्लॉयड सेल में, चाहे मटर की कोशिका हो, चाहे मनुष्य की कोशिका हो, अगर उसकी कोशिका डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई जीव है और इसमें 100 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है, 100, और ये कोशिका डिप्लॉयड बोली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिप्लॉयड बोली जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जोड़ी में गुणसूत्र होगा। 100 गुणसूत्र है, जोड़ी में होगा तो कितना जोड़ा बनेगा, 50। और जब इसमें मियोसिस कराएंगे तो इसमें से पहले कितने सेल बनेंगे, 2, 50 जोड़ा है तो इसमें कितना आएगा, 50, और इसमें से कितना आएगा, एक जोड़े में से, एक जोड़े में से। तो अब ये सारे सेल क्या कहलाएंगे, इसमें भी डिवीजन होगा जैसे, तो ये सारे सेल हो गए हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें गुणसूत्र तो जोड़े में रहा नहीं, तो ये सारे हैप्लॉइड सेल कहलाएंगे। और हैप्लॉइड सेल किससे बने हैं, हमेशा डिप्लॉइड सेल से। अब इसमें ऐसा थोड़ा होगा कि इसमें कोई मियोसिस करा पाएगा। इसमें आप मियोसिस कराएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या 1 से आधा थोड़ा हो जाएगा, आधा गुणसूत्र। इसे एक बार समझ ले, डिप्लॉयड सेल है तो ये तो जोड़ा है तो इसका एक निकल सकता है, लेकिन इसमें थोड़े मियोसिस हो पाएगा। अगर किसी सेल में गुणसूत्र जोड़े में है तो उसी का मियोसिस होगा। मियोसिस हमेशा पेयर वाले का होता है, जो डिप्लॉयड होगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो पेयर में से एक इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही कोई सेल हैप्लॉइड है, पेयर में गुणसूत्र नहीं है, सब अलग अलग है, तो इसमें मियोसिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें माइटोसिस होगा।
तो ये 4 सेल बने हैं, ये सारे सेल क्या कहलाएंगे? गैमेट्स। गैमेट्स किसको कहेंगे? जब किसी डिप्लॉइड सेल में मियोसिस करा दिए तो उससे बनने वाले सारे सेल हैप्लॉइड होंगे और वो सारे हैप्लॉइड सेल ही क्या कहलाते हैं? गैमेट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए ये जो कोशिका है ये मनुष्य की है, तो तब इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। तो तब इसमें कितने आते हैं? 23, तो इसमें भी 23 आते हैं, तो ये कहलाते हैं गैमेट्स। अब अगर ये कोशिका मनुष्य की है और मनुष्य में मेल होता है और फीमेल होता है, तो अगर ये कोशिका मनुष्य की है और मेल वाले की है तो मेल वाले के गैमेट्स कहलाएंगे, तो उसको बोलेंगे मेल गैमेट्स। अगर ये कोशिका फीमेल वाले मनुष्य की है तो फीमेल वाले कोशिका से मियोसिस से जो गैमेट्स बनेगा उसको बोलेंगे फीमेल गैमेट्स। तो गैमेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। इसको आगे पढ़ेंगे।